सो हेलो लर्नर्स, और हम आ चुके हैं एक और नई वीडियो में। तो अब तक हमने कमांड्स के बारे में जान लिया, हमने ऐप्स वगैरह के बारे में जान लिया। तो अब बारी आती है थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करने की। ठीक है, हम पीसी यूज़ करते हैं तो हमें उसके बारे में भी पता होना चाहिए कि वो क्या क्या चीज़ें यूज़ करता है। हम तो उसे यूज़ कर रहे हैं, पर वो क्या क्या यूज़ करता है। अब काफ़ी सारे लोग कहेंगे वो तो हमें पता ही है, कंप्यूटर के अंदर माउस और कीबोर्ड और प्रिंटर ये सब चीज़ें होती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं और हमें उसके टेक्निकल वर्ड्स भी पता होने चाहिए थोड़े बहुत, जिससे जब हम कभी कुछ परचेज़ करने जाएं या सर्च करने जाएं तो हमें बहुत स्पेसिफिक रिज़ल्ट उसके मिल सके। ठीक है, बाकी ये जनरल नॉलेज में भी काफ़ी हेल्प कर देगा आपकी। तो पहले सबसे पहली चीज़ पे जो आते हैं वो है कंप्यूटर के अंदर सबसे मेन चीज़, वो होता है हमारा प्रोसेसर। ठीक है, अब प्रोसेसर सबसे मेन चीज़ क्यों है? क्योंकि सारे एप्लीकेशंस को वही रन करेगा। ठीक है, सारे एप्लीकेशंस जिस चीज़ पे काम करेंगे वो एक प्रोसेसर ही होगा जो इन सारी चीज़ों को चलाएगा। ठीक है, अब मैं इमेज के लिए मैं आपको एक इमेज दिखा देता हूँ। ये देखो, इस तरह के प्रोसेसर्स होते हैं आपके कंप्यूटर के अंदर। ये सबसे मेन पार्ट होता है और महंगा भी यही आता है। ठीक है, बाकी कंपोनेंट से थोड़ा महंगा होता है ये वाली चीज़। ठीक है, मेन इसका ही जो ध्यान देने वाली चीज़ है वो यही होती है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा एवरेज पीसी बनवा रहे हो तो उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ महंगा प्रोसेसर लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आप नॉर्मली i5 ले सकते हो। ठीक है, i3 भी ले सकते हो। और अगर आप थोड़ा सा एडिटिंग या फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग या ऐप डेवलपमेंट वगैरह या गेमिंग के ऊपर जाना चाहते हो तो उसके लिए आपको i7 i9 इन सब पे जाने की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, अब जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे दो तरह के हैं। एक तो आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है, इंटेल का। इंटेल और AMD दो ही कंपनी है जो प्रोसेसर बनाती हैं। अब इंटेल के ऊपर तो इंटेल लिखा होता है और AMD के ऊपर AMD लिखा होता है। ये देखो, जैसे ये प्रोसेसर है ना, इसके ऊपर लिखा हुआ है AMD। तो AMD के प्रोसेसर कुछ इस तरह के दिखते हैं, इंटेल के थोड़े ऐसे दिखते हैं। ठीक है, दोनों प्रोसेसर का अपना अपना अलग अलग काम है। मेन जो आपको चीज़ जाननी है वो ये है, प्रोसेसर के अंदर कोर्स का मायने होता है। ठीक है, कोर्स जितने ज़्यादा होंगे उतना अच्छा प्रोसेसर होगा। तो अगली चीज़ पे आ जाते हैं जो है हमारा इस प्रोसेसर को काम में लाएगा। ठीक है, अभी हमने ये जान लिया कि प्रोसेसर का काम क्या है। ठीक है, लेकिन अब प्रोसेसर को कौन चलाएगा? अब प्रोसेसर को चलाने के लिए भी तो एक चीज़ चाहिए होगी ना। तो जैसे हमारे घर में होता है कि सारे काम जो होती है वो मम्मी हमसे करवाती हैं। ठीक है, तभी हम अच्छे से काम कर पाते हैं, वरना हमें थोड़ी कुछ खुद पता होता है कि क्या करना है क्या नहीं। तो इसीलिए इसी तरह का एक जो हमारे कंप्यूटर के अंदर बोर्ड होता है उसको हम कहते हैं मदर बोर्ड, जो कि प्रोसेसर को भी चलाएगा और बाकी जितने कंपोनेंट्स है उसको भी चलाएगा। आप जो भी अपने माउस कीबोर्ड वगैरह अटैच करोगे वो सब मदर बोर्ड में जाके ही अटैच होते हैं। ठीक है, तो मदरबोर्ड एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। मदरबोर्ड मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह के मदरबोर्ड्स होते हैं। ठीक है, इसमें डिफरेंट स्लॉट्स होते हैं जिसके अंदर आप अलग अलग चीज़ें लगा सकते हो। रैम लगानी है और दुनिया भर की चीज़ें होती हैं जैसे ग्राफिक कार्ड वगैरह, ये सब चीज़ें आप लगा सकते हो। ठीक है, स्टोरेज वगैरह SSD स्टोरेज वाली यूनिट्स लगा सकते हो। आपकी स्टोरेज बढ़ानी है अपनी PC की, वो सब चीज़ें आप लगा सकते हो। ठीक है, अब जल्दी से अगली चीज़ पे आ जाते हैं जो है हमारा PC को स्मूथली चलाने के जो काम आएगा। ये तो था कि PC कैसे चलेगा और क्या चीज़ चलाएंगी उन्हें, अभी तक हमने ये जाना। अब PC स्मूथ किस चीज़ से चलता है, वो होता है हमारा रैम। ठीक है, अब PC के अंदर दो तरह की रैम होती हैं। एक कुछ इस तरह की दिखती हैं चिप जैसी, ठीक है, और थोड़ी बहुत इस तरह की भी दिखती हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर। नॉर्मली कंप्यूटर्स के अंदर भी ऐसी रैम्स हैं, कंप्यूटर्स के अंदर ही ऐसी रैम्स आपको देखने को मिलेंगी। अगर आपका लैपटॉप है तो आपको इस तरह की रैम्स देखने को मिलेंगी, थोड़ी चिप जैसी। ठीक है, तो रैम का मेनली काम क्या होता है कि जितनी भी आपके कंप्यूटर के अंदर ऐप्स चलेंगी, ये आप कितनी ज़्यादा ऐप्स को एक साथ चला सकते हो उसके लिए होता है। जैसे अगर बहुत सारी ऐप आपने खोल रखी है तो प्रोसेसर तो उन चीज़ों को करेगा प्रोसेस, लेकिन रैम की भी ज़रूरत पड़ेगी अगर आप कोई स्टोरेज से चीज़ें पढ़ रहे हो। जैसे मान लो आपने कोई वीडियो डाउनलोड कर रखी है और सेम टाइम पे आपने कंप्यूटर में अपना व्हाट्सएप भी खोल रखा है, सेम टाइम पे आपने एक्सेल भी खोल रखा है, सेम टाइम पे आपने क्रोम भी खोल रखा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, PC सारी चीज़ें चला तो लेगा, लेकिन जब आप एक जगह से दूसरी का स्विच करोगे ना, जैसे व्हाट्सएप से वीडियो पे, वीडियो से क्रोम पे, तो आपको थोड़ा सा PC अटकता हुआ दिखेगा। तो ये अवॉइड करने के लिए जो है ये रैम्स का यूज़ होता है।
ठीक है। रैम क्या करती है, आपके पीसी को थोड़ा और ज़्यादा स्मूथ बना देती है, आप जल्दी जल्दी चीज़ में जल्द स्विच कर सकते हो, ठीक है। और अगली चीज़ पे आ जाते हैं। फिर अगला आता है हमारे, ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं तो इनको करने के लिए जगह भी तो चाहिए होगी, ठीक है। तो उसके लिए हमारे स्टोरेज यूनिट्स आते हैं, जिसमें हमारे दो तरह के स्टोरेज यूनिट होते हैं। एक होता है HDD और एक होता है SSD, ठीक है। तो HDD होता है हार्ड ड्राइव डिस्क और SSD होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। HDD SSD में फ़र्क बस ये है कि एक थोड़ा सा ज़्यादा स्टोरेज का आता है और सस्ता रहता है, और एक थोड़ा सा कम स्टोरेज का आता है और महंगा रहता है। दोनों में एक मेजर डिफरेंस ये है, वो है स्पीड का, ठीक है। जो HDD होती है हमारी, वो स्लो चलती है कंपैरेटिवली SSD के। SSD है जो होती है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, क्योंकि वो बेसिकली एक मेमोरी कार्ड का जो होता है ना चिप वाला काम, वो उस बेसिस पे काम करती है। और जो हमारी HDD होती है वो बेसिकली एक CD वाले कॉन्सेप्ट पे काम करती है, ठीक है। आपको HDD जो होगी वो काफ़ी ज़्यादा सस्ते में मिल जाएंगी और ज़्यादा स्टोरेज की भी मिल जाएंगी, 1 TB 2 TB की। SSD आपको कम स्टोरेज की मिलेंगी उतने ही प्राइस पे, लेकिन कम में मिलेंगी, ठीक है। अगर आप 1 TB और 2 TB की SSD लेने जाओगे तो वो आपको महंगी पड़ेंगी। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका वर्क फ्लो कैसा है, आपको कौन सा लेना है, ठीक है। अगली चीज़ पे आ जाते हैं। अब देखो, ये जो कंपोनेंट है ना, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो भी सकता है और नहीं भी। अगर आप बहुत नॉर्मल यूज़र हो, ठीक है, मतलब कंप्यूटर आप बहुत ही कम यूज़ करते हो, कभी कभी यूज़ करते हो, मान लो कुछ काम पड़ गया तो आपने यूज़ करा, तो इस कंपोनेंट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप एवरेज से थोड़ा ऊपर वाले यूज़र हो और आप गेम्स खेलते हो, वीडियो एडिटिंग करते हो, प्रोग्रामिंग की तरफ जाना चाहते हो, डेवलपमेंट वगैरह, तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट जो आएगा वो होता है GPU। आपका एक तरह का यूँ समझ लो कि जो भी आपके पीसी के अंदर चीज़ें रेंडर होती हैं या ग्राफिकल चीज़ों पे काम होता है ना ज़्यादातर, जैसे गेम्स वगैरह हो गए, वीडियो एडिटिंग में आप कंपोजिशंस वगैरह बनाते हो, वो जो एडिटिंग करते हैं उनको पता होगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो इन सब को अच्छे से चलाने के लिए हमको ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। मोस्टली ग्राफिक कार्ड्स का जो आजकल काम होता है वो गेम्स खेलने के लिए आपको ज़्यादा दिखेगा, ठीक है, जिसमें वो कुछ इस तरह के दिखते हैं जैसा आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। ग्राफिक कार्ड्स कुछ इस तरह के दिखते हैं। अब अगले कंपोनेंट पे आ जाते हैं जल्दी से, जो है हमारा पावर सप्लाई। अब ये कंपोनेंट बहुत लोगों को नहीं पता होता, उनके पीसी में होता है लेकिन लोगों को पता ही नहीं होता इस बारे में, ठीक है। अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हो तो आपके पास आपको दिखा होगा कि आपको कुछ ऐसा एक पावर सप्लाई बॉक्स लगा होगा आपके पीसी के अंदर, जो कि मेन पावर यूनिट से कनेक्ट होगा और फिर आपके बाकी कंपोनेंट से कनेक्ट है। पावर सप्लाई ये ध्यान रखता है कि सारे कंपोनेंट्स को बराबर करंट मिलता रहे, ठीक है, बराबर इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी तो आपका कंप्यूटर अच्छे से चलेगा, और शॉर्ट सर्किट वगैरह से भी काफ़ी ज़्यादा बचाता है। और इसमें मेन ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि अगर आप महंगा पीसी बनवा रहे हो तो पावर यूनिट भी आपको महंगी लेनी पड़ेगी, क्योंकि अलग अलग वोल्टेज में आती हैं ये पावर यूनिट, ठीक है। 500 वोल्ट का होगा, 1000 वोल्ट का होगा, 1200 वोल्ट का होगा, तो वो आपको देखना पड़ेगा कि कैसा है, ठीक है। अगली चीज़ पे आ जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। आपके पीसी के अंदर जितनी भी यूनिट्स हैं, ठीक है, ये सब अलग अलग चीज़ों पे काम कर रही हैं। उससे क्या होता है, हीट जनरेट होती है कंप्यूटर के अंदर, ठीक है, गर्म होने लगता है। कोई भी आप डिवाइस चलाओगे, चाहे वो आपका फ़ोन है, टीवी है, ठीक है, या कोई भी ऐसा नॉर्मल डिवाइस आप अपने घर में चलाते हो, तो ये चलते चलते गर्म होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कंटिन्यूसली चल रहे हैं इसलिए गर्म भी हो जाते हैं। तो कंप्यूटर है वो बाकी चीज़ों से बहुत ज़्यादा गर्म होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चीज़ें एक साथ कर रहा होता है। तो उसके लिए हम लगाते हैं कूलिंग सिस्टम, ठीक है। अब कूलिंग सिस्टम नॉर्मली जब आप पीसी बनवाते हो या ख़रीदते हो तो आपके पीसी में लगाया आता है, बाकी आपको एक्स्ट्रा लगाना है तो वो भी आप लगा सकते हो। और मैं आपको दिखा देता हूँ वो दिखते कैसे हैं, ठीक है। ये इस तरह के होते हैं, जैसे पंखा लगा हुआ है ना, ये एक तरह का कूलिंग सिस्टम है। और आप ये जो RGB वाला देख रहे हो, मतलब ये कलरफुल लाइट्स वाला देख रहे हो, ये लिक्विड कूलर होता है एक तरह का। एक होता है आपका नॉर्मल फ़ैन होता है, ठीक है, वो कूलर नहीं होता, वो फ़ैन होता है, पंखा घूमता रहता है और वो ठंडा करता है। एक होता है लिक्विड कूलर, जो बेसिकली पीसी के लिए एक एयर कंडीशनर का काम करता है। जैसे आपके घरों में पंखे होते हैं, ठीक है, वो आपको हवा देते हैं नॉर्मली, और कुछ लोग अपने घर में AC लगवाते हैं। तो AC वाला सीन है कूलर का। और ऑब्वियस सी बात है, जैसा पंखा सस्ता आता है तो कंप्यूटर के लिए भी जो पंखा है, फ़ैन है जो, वो सस्ता आएगा। और AC महंगा आता है, कंप्यूटर का AC भी महंगा ही होगा, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आपका वर्क फ्लो, वही बात आ जाती है कि आपका अगर ज़्यादा काम है तो आप लिक्विड कूलर ख़रीदोगे, काम कम है तो फिर आप नॉर्मल फ़ैन लगा लो, ठीक है।
और ये मोस्ट केसेस में लगा लगाया आता है, ठीक है। बस आपको एक नॉलेज होनी चाहिए कि ये काम क्या कर रहा है। अब एक लास्ट चीज़ पे आ जाते हैं जो है हमारा पेरिफेरल डिवाइसेस, ठीक है। अब पेरिफेरल डिवाइसेस दो तरह के होते हैं, इनपुट और आउटपुट, ठीक है। इनपुट डिवाइस वो होते हैं जो कंप्यूटर के अंदर इनपुट दे रहे हैं, मतलब कि कंप्यूटर को सिग्नल दे रहे हैं, कंप्यूटर से सिग्नल ले नहीं रहे, कंप्यूटर को सिग्नल दे रहे हैं। और आउटपुट डिवाइस वो होते हैं जो कंप्यूटर से सिग्नल ले रहे हैं। अब मैं समझाता हूँ इसका क्या मतलब है। इनपुट डिवाइस मतलब सिग्नल देना। सिग्नल हम कैसे देंगे कंप्यूटर को? कीबोर्ड की मदद से। यहाँ पे आप देख सकते हो, एक इमेज दिखा रहा हूँ मैं। यहाँ कीबोर्ड माउस जो है ये सिस्टम को इनपुट दे रहे हैं, मतलब सिग्नल भेज रहे हैं कंप्यूटर को कि माउस हिलाना है, कीबोर्ड से ABCD टाइप करना है, ये सब इनपुट है, ठीक है। मॉनिटर जो है ये आपका आउटपुट डिवाइस है, ये आपको सिग्नल दिखा रहा है, ये दे रहा है आपको सिग्नल। आप मॉनिटर के अंदर थोड़ी कुछ कर रहे हो, आप तो अपने माउस और कीबोर्ड से कर रहे हो ना, मॉनिटर तो आपको आउटपुट दिखा रहा है, तो मॉनिटर इस काम आता है। ऐसे ही स्कैनर जो है वो हमारा इनपुट डिवाइस होता है, क्योंकि हम इसके अंदर पेपर वगैरह स्कैन कराते तो वो PC के अंदर जाते हैं हमारे, ठीक है। तो स्कैनर इनपुट है। प्रिंटर हमारा आउटपुट डिवाइस हो गया। अब इसके बाद जो मैं चीज़ें बोलूँगा इसका आपको कमेंट के अंदर आंसर बताना है कि इनपुट डिवाइस होगा या आउटपुट। फिर से बता देता हूँ, इनपुट डिवाइस वो होगा जो सिग्नल अंदर भेजेगा कंप्यूटर के, और आउटपुट डिवाइस वो होगा जो कंप्यूटर से सिग्नल लेगा, ठीक है। तो जैसे प्रिंटर है ये प्रिंट करता है चीज़ों को, तो कंप्यूटर से पहले ये सिग्नल लेता है और फिर प्रिंट करता है। ये कंप्यूटर को सिग्नल नहीं भेजता, हम कंप्यूटर के अंदर से प्रिंटर को सिग्नल भेजते हैं प्रिंट करने का। समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे CD-ROM मतलब CD जो होती है हमारी, ये सिग्नल लेती है या देती है ये आपको बताना है। मदरबोर्ड का आपको बताना है। डिजिटल कैमरा का मैं बता देता हूँ आपको, डिजिटल कैमरा इनपुट देता है, ठीक है। ये इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस नहीं। स्पीकर्स जो है ये हमारा आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। वेब कैमरा आपको बताना है इनपुट है आउटपुट। रैम आपको बताना है इनपुट है आउटपुट। हार्ड डिस्क, प्रोसेसर, माइक्रोफोन और मेमोरी स्टिक। मेमोरी स्टिक बेसिकली USB को कहते हैं, ठीक है। तो ये थे कुछ डिवाइसेस जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और आप इन सारे कंपोनेंट्स का ध्यान रखोगे तो आप अपने लिए एक अच्छा PC बनवा सकते हो, अगर आपने बनवाया नहीं है। और अगर आप फ्यूचर में प्लान कर रहे हो एक अच्छा PC बनवाने का, तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हो, और मैं आप एक वीडियो ले आऊँगा जहाँ पे मैं आपको रिकमेंडेड चीज़ें बताऊँगा, अलग अलग कैटेगरी में आपको कैसा PC बनवाना चाहिए जो आपके बजट में फिट हो जाए, ठीक है। महंगे PC भी आते हैं, सस्ते PC भी आते हैं, लेकिन एक परफेक्ट PC होना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, और कम से कम बजट में बन जाए ये तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो अगर ये वाली वीडियो चाहिए तो अभी नीचे कमेंट कर दो, ठीक है। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, और तब तक के लिए गुड बाय।